Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do unit test paper of mathematics of class 11th of सलवान पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो आज मैं ये पेपर सॉल्व करूँगा आपके साथ। और देखने में अगर मैं इस पेपर का फर्स्ट इंप्रेशन कहूँ तो ना तो ये पेपर इजी है ना ही ये पेपर टफ़ है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है और एक मैसेज भी दिया है स्टूडेंट्स को कि आपको कम से कम इस लेवल तक के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमको फाइंड द डोमेन ऑफ x-5 एंड अंडर रूट 3 - x। इसका हमें डोमेन निकालना है। अच्छा, डोमेन का मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच y इज़ डिफाइंड। ठीक है, ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच y इज़ डिफाइंड। तो हम सभी को पता है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती है, रूट की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और पॉजिटिव हम एक्सेप्ट करेंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, विद यानी इंटरसेक्शन 3 - x शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब बस यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। दोनों तरफ अगर आप ऐड कर दो 5 को तो ये आगे आपका x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड यहाँ से आ जाएगा आपका। इसको ना एक काम करो, हमें ना वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होता है, तो इसको आप ऐसे लिख लो। और जब भी आप वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे मतलब आपने क्या करा, दोनों तरफ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, तो जब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा लिया तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनइक्वालिटी वो जो इनइक्वालिटी का आपका साइन है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराया, यहाँ भी और यहाँ भी, ज़ीरो के साथ अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, जिससे मैं क्या हुआ कि ये x-3 हो गया। इससे हुआ कि वेरिएबल जो है मेरा वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, इनइक्वालिटी 2 केसेस में चेंज होती है, या तो आप रेसिप्रोकल करोगे या आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, इन 2 केसेस में आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर आपका बनेगा, तो दोनों तरफ ऐड कर दोगे 3 को तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज़ लेस देन 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखो। इंटरसेक्शन देखने का सबसे अच्छा तरीका, आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। ये रहा आपका नंबर लाइन, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 5। ठीक है, अब आपको चाहिए x इज़ ग्रेटर देन 5, ये रहा भाई, और आपको चाहिए x इज़ लेस देन 3, ये रहा। ठीक है, क्या दोनों में कुछ भी पार्ट कॉमन है? क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? एक कह रहा है मुझे 5 से बड़ा चाहिए और एक कह रहा है मुझे 3 से छोटा चाहिए, तो दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो आंसर विल बी 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको वैल्यू ऑफ cos 20 माइनस cos 70, और ये होल अपॉन है, तो मैं आपको क्वेश्चन ढंग से लिख देता हूँ एक बारी। cos 20 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री होल अपॉन साइन 70 माइनस साइन 20। अब देखो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखते ही आपके पास 2 फॉर्मूले आपके दिमाग में आ रहे होंगे, cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d। ठीक है, लेकिन ध्यान यहाँ रखना एक चीज़ कि आप c और d किसको ले रहे हो, वैल्यूज़ देख लो। ठीक है, अगर आपने 70 को c ले लिया और यहाँ इसको d ले लिया तो ऊपर भी आपको सेम वही वैल्यू रखनी है, मतलब ये आपका फिर d बन जाएगा और ये आपका c बन जाएगा, और दोनों के फॉर्मूले आपके पास हैं। ठीक है, देखो cos यहाँ पे d माइनस सी लगेगा, cos d माइनस cos c लगेगा, क्योंकि आप देख लो c और d आपने किसको कंसिडर किया है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin c माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है, सबको पता है ये फॉर्मूला, 2 sin c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। ठीक है, बस अब आपको ये फॉर्मूले पुट करने हैं, और मैं थोड़ा शॉर्टकट मान लूँ, cos d माइनस cos c, तो जहाँ मेरा d क्या है 20 एंड c क्या है 70, तो 2 इंटू साइन। ठीक है, अब देखो c प्लस डी मतलब 20 प्लस 70 इज़ 90, 90 बाई 2 45। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45 यहाँ पे, क्योंकि MCQ है तो हमें जल्दी जल्दी करना है। यहाँ आपको वैल्यूज़ पुट जल्दी करनी है, आपको ऐसे दिखाना नहीं है। और साइन c माइनस डी, अब c क्या है देख लो, c 70 है तो 70 माइनस 20 इज़ 50, 50 अपॉन 2 इज़ 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन डी लगाओ नीचे, ये रहा फॉर्मूला 2 sin c माइनस डी अपॉन 2, यानी 2 इंटू साइन
सी माइनस डी इज़ 70 माइनस 20 डेट इज़ अगेन 25 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 25 से साइन 25 कैंसिल, आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री अपॉन में कॉस 45 डिग्री, विच इज़ नथिंग बट टेन 45 डिग्री क्लास 10th। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, और 1। आपका आंसर इसका है 1। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आप सी और डी किसको कंसिडर कर रहे हो। अगर आपने सी और डी कंसिडर करने में गलती कर दी और आपने ऊपर अलग फार्मूला लगा दिया, इसमें गलती क्या करेंगे बच्चे, मैं बता देता हूँ आपको। गलती करेंगे बच्चे, ऊपर लगा देंगे साइन सी माइनस डी और नीचे लगा देंगे साइन सी माइनस मतलब कॉस सी माइनस डी ऊपर और साइन सी माइनस डी नीचे। ध्यान आपको ये रखना है कि एक केस में आप ऊपर जब आप सॉल्व करोगे ना न्यूमरेटर को, तो आप इसको सी कंसिडर कर लोगे और इसको डी कंसिडर कर लोगे, और नीचे इसको सी इसको डी, तो उलट हो मतलब वैल्यूज़ देखो उलट पुलट हो गई। सी अगर आपने 70 ले लिया तो ऊपर भी सी आपको 70 ही लेना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला लगा दोगे ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, ऊपर मैंने कॉस डी माइनस ए लगाया था, तो यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो जो फार्मूला जो होगा आपका उसमें माइनस साइन ऐड हो जाएगा, तो ध्यान ये रखना था यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ ए इज़ दिस, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है हमें, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड x इज़ बिटवीन -5 to 5। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ए। रेंज निकालना है भैया। देखो इसको आपको देख के क्या है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 याद आ रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपको अगर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 याद आ रहा है तो आपको ये भी याद आना चाहिए कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डायग्राम हम बनाते थे तो हम स्ट्रेट लाइन बनाते थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनता था। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन, तो अगर आपने देखो कोई भी डायग्राम है अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी और मैक्सिमम यहाँ पे होगी। ठीक है, मतलब एक्स जो मिनिमम होगा वहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, जो भी एक्स मिनिमम होगा मतलब छोटा होगा सबसे, वहाँ पे वाई की भी छोटी वैल्यू आएगी सबसे, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग डायग्राम है। अभी आपको इंक्रीजिंग का मतलब समझ नहीं आएगा तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखो, और जहाँ पे एक्स सबसे बड़ा होगा वहाँ पे वाई की भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। समझने की कोशिश करो, ये एक लीनियर डायग्राम है। लीनियर मतलब स्ट्रेट डायग्राम है। स्ट्रेट डायग्राम में जब भी एक्स की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पे वाई की भी मतलब वाई भी मिनिमम होगा। ठीक है, और जहाँ पे एक्स सबसे ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा एक्स, उसी वैल्यू पे वाई भी सबसे बड़ा होगा। अब आपको ये भी पता है कि रेंज का मतलब वाई वैल्यूज़ ही होता है। जब भी हम प्लॉट करते हैं, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो रेंज का मतलब वाई की वैल्यूज़ ही होती है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू पे यहाँ पे देखो y की भी सबसे छोटी वैल्यू आएगी और x की सबसे बड़ी वैल्यू पे y की भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, स्ट्रेट लाइन बनता है, सबको पता है। तो डालो व्हेन f ऑफ -5 पे आपकी y की मिनिमम वैल्यू आएगी और f ऑफ 5 पे आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वही रेंज होता है। तो डालोगे आप यहाँ पे ऐसे, तो भैया आपकी y की मिनिमम वैल्यू आ गई -7 और x की y की मैक्सिमम वैल्यू 13। ठीक है, तो आपका रेंज हो जाएगा -7, 13, इस इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज़ और रियल नंबर्स। ठीक है, 13 भी इंक्लूडेड है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, देखो अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन के, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 ही जो है सेकंड क्वेश्चन जो था वो टेढ़ा था, बाकी ये दोनों क्वेश्चन तो इजी थे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आप देखो, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन ए पी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, ऑल द एंगल्स इन द सर्कुलर मेजर आर। देखो अगर आपने क्लास 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये ध्यान होगा कि उसमें एक चैप्टर था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है, तो जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपने किए होंगे तो आप उस टीचर ने आपको पक्का बताया होगा कि जब भी आपको एपी में 3 वैल्यूज़ कोई भी अज्यूम करनी होती है ना, तो आप हमेशा ये अज्यूम करो, a माइनस डी एज योर फर्स्ट टर्म, a एज योर सेकेंड टर्म एंड a प्लस डी एज योर थर्ड टर्म। ठीक है, जब भी कोई भी 3 टर्म हमें एपी में अज्यूम करने होते हैं ना, हमेशा यही अज्यूम करना, ये अज्यूम करके मत करना क्वेश्चन। ठीक है, एपी की अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, आई होप आपको इतना पता ही होगा। ये कभी भी अज्यूम मत करना, इससे आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नो डाउट आंसर आपका आ जाएगा, आंसर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो जब भी आप अज्यूम करो एपी के अंदर कोई भी 3 वैल्यूज़ जहाँ पर आपको नहीं गिवन है, तो हमेशा आपको यही 3 अज्यूम करनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यही एंगल्स हैं,
ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, एंड दिस इज़ द थर्ड एंगल, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज़ डबल दी लीस्ट, मतलब इंग्लिश है, इंग्लिश को डिराइव कर दो। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, ये है ए प्लस डी, क्योंकि ए पी में है, इंक्रीजिंग ए पी है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट है, आप देख लो ए प्लस डी इज़ द ग्रेटेस्ट। ये जो है, ये जो डबल है लीस्ट का, मतलब डबल को अगर मैं दुगना करूँ ना तब जाके इसके जितना होगा, ठीक है। तो 2 इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू ए प्लस डी। ये कंडीशन एक बार आपको जब आप कंडीशन लिख लोगे तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब सॉल्व तो ये सबको ये आता है करना। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 3D, अब डालो यहाँ पे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू अब यहाँ डालोगे 3D माइनस डी, दैट इज़ 2D। ये आपका पहला एंगल बन गया। ए की वैल्यू 3D यानी ये दूसरा एंगल, और ए प्लस 3D यानी 3D प्लस डी, दैट इज़ 4D एज योर थर्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप आ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन क्लास 10th की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको चाहिए होगी यहाँ। जिसने क्लास 10th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन में पक्का अटका होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है भैया, वो कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन ए पी। देखो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है ना, और सबको पता है क्लास 7th से 8th से जो भी, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हम कहते थे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत आपको देखो कॉमन इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये फर्स्ट एंगल है प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल के तीनों साइड एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 + 4 9D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। डी की वैल्यू आ गई भैया 20 डिग्री। अब डी की वैल्यू 20 डिग्री आगे डाल दो यहाँ पे। 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री, 3 इंटू 20 यानी 60 डिग्री, एंड 4D 80 4 इंटू 20 इज़ 80 डिग्री। तो ये रहा आपका 40 60 80, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5th कह रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। एन ऑफ यू, यूनिवर्स में आपके पास 30 है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज़ 15, एन ऑफ बी इज़ 5, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 3, देन एन ऑफ ए आपसे पूछ रहा है, मतलब ए में बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो आपके पास यूनिवर्स है ना, मतलब ये डायग्राम ऐसा है कुछ, ये आपका पूरा सेट ए है, ये पूरा बी है, और बाहर यूनिवर्स है, ठीक है। यूनिवर्स गिवन है तो मतलब ए यूनियन बी के बाहर भी कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यूनिवर्स गिवन है आपको, ये देखो यूनिवर्स गिवन है ना, तो यहाँ भी ये पूरा इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको एन ऑफ ए निकालना है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया भाई कि यूनिवर्स में से अगर आप ए को हटा दो तो जो बचा वो ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो मैंने शेड किया है ना, इंक्लूडिंग योर बी, ठीक है। ए को छोड़ के सारा आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको आप ऐसे ही लिखोगे, यूनिवर्स में से एन ऑफ ए माइनस करके, ठीक है। यहाँ से आपको एन ऑफ ए मिल जाएगा, इसको मिटा देते हैं, लेट मी रब दिस। तो ये है आपका कितना है 15, यूनिवर्स है आपका 30 माइनस एन ऑफ ए, ठीक है। एन ऑफ ए को उस तरफ भेजो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन इन्होंने ऐसी दे दी, इसका आंसर 15 है, ओके। सेट्स अच्छे से पढ़ा है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। द कार्डिनलिटी ऑफ दी पावर सेट, देखो पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट मतलब 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी सेट का पावर सेट हम ऐसे ही निकालते हैं, मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। तो इसमें एक सेट है हमारे पास, कौन सा सेट है भैया, ये सेट है जिसमें x की वैल्यूज़, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लेस देन 3, मतलब ये बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, उसका पावर सेट हो जाएगा। तो इसका पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, उसमें कितने, कार्डिनैलिटी मतलब उसका क्वांटिटी बताओ, कार्डिनैलिटी का मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर 5, दैट इज़ 32 इज़ योर आंसर, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7th हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ √3, ये √3 है भाई, मैंने भी पहले 3 लेके करा था, मेरा आंसर पता नहीं कुछ और ही पहुंचा था, लेकिन यहाँ करेक्शन कराई होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। देखो ये वाला क्वेश्चन ना, जो भी आपके पास हेल्प बुक होगी, RS होगी, RE होगी, वहाँ सब जगह आपको मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ठीक है, तभी होगा आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिक लगनी है जो आपको अगर प्रैक्टिस करिए तभी आपके दिमाग में वो आएगी, ठीक है। पहले तो आप क्या करो, √3 इसको लिख दो 1/sin 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख दो, और इसको लिख दो 1/cos 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो, आप पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लो 2 से। तो एक काम करो 2/2, ठीक है, इस 2 को अंदर ले जाओ, नीचे वाले 2 को, ठीक है।
नीचे वाले 2 को अंदर, पहले तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, वरना फिर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये क्या कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, मतलब हाँ लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि ये MCQ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे वाले 2 को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा अंदर √3/2, नीचे sin 20, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 नीचे cos 20, ठीक है। यहाँ तक कर लिया होगा आपने। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे √3/2 को कैन आई राइट sin 60, और नीचे तो sin 20 चल ही रहा है, और 1/2 को कैन आई राइट cos के टर्म्स में कैसे लिखोगे, cos 60 अपॉन में हाँ cos 20। अब तो कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना है, ऊपर कर रहा हूँ देख लो, क्योंकि नीचे जगह नहीं है और यहाँ पे मेरी फ़ोटो आ रही होगी। तो ये हो जाएगा एलसीएम sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 अपॉन में sin 20 cos 20, ठीक है। लेट मी रब दिस नाउ, पार्ट 2 चल रहा है, ध्यान रखना उसका। उसके बाद अब यहाँ तक भी आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन इसके बाद भी एक ट्रिक और लगनी है यहाँ पे। देखो ऊपर ना फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, sin A cos B माइनस cos A sin B, किसका फॉर्मूला होता है, sin A माइनस B का, ठीक है। तो वो इंटू साइन, यहाँ A है 60 माइनस 20, और नीचे आप क्या करो, ये देखो sin 20 cos 20 साथ में दिख रहे हैं ना, और आपको एक फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला था, sin 2 थीटा का, ये थीटा है, ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ भी उसी की फॉर्म कुछ दिख रही है आपको। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लूँ 2 से, ठीक है, तो बन जाएगा। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लिया 2 से ही यहाँ पर भी, तो ये आपका बन जाएगा sin 2 इंटू 20, ठीक है, sin 2 थीटा मतलब, ठीक है, और नीचे 2 तो चल ही रहा है, और ये जो सबसे नीचे 2 है ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। तो जब ये सबसे नीचे वाला 2 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, सो बियर विद मी, ठीक है। तो ये जब 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका sin 40 ऊपर, और नीचे भी आपका sin 40, तो ये sin 40 से sin 40 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ ये टफ था, ये हर कोई नहीं कर पाया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो लिया ही आपने, ठीक है। लेकिन हाँ वो कर लेगा जिसने ट्रिको की अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन, मतलब ईजी है यार। एक सेट है, देखो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 है भैया, मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 100 सबको पता है। देखो 5 की टेबल में 100 से नीचे वैल्यू कब आती है, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 इज़ कितना, 95 होता है, ठीक है। तो मतलब 95 तक आपको रहना है। तो 95 तक जब आप स्टार्ट करोगे 5, 10, 15, 20 करते करते आप 95 तक पहुंचोगे, और आपको यहीं से पता लग रहा हो कि इसमें 19 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ई सेट में 19 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि 19 5 95 होता है, 95 पे ही रुकना है, 100 इंक्लूड नहीं करना, लेस देन 100 बोला है। तो जब 95 पे रुक जाओगे तो इसमें एन ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई इज़ 19, ठीक है। और एफ क्या बोल रहा है, कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 20। अब देखो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन पता है ना, वैल्यूज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर्स बचपन से हम पढ़ते हैं 4 होता है, उसके बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 6, देन 8, देन 9, and then 10, then 12, 14, 15, 16, 18, लेस देन 20, बस यहीं रुकना है, ठीक है। देखो कॉम्पोजिट नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, प्लीज़ 2 के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर, 1, 2 एंड 4, ठीक है। 6 के भी 1, 2, 3, ठीक है, 2 से ऐसे करके आप सबके निकाल सकते हो। तो ये कितने हो गए, एन ऑफ, ये एफ सेट हो गया आपका, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एन ऑफ ई में आपके पास 19 एलिमेंट्स, तो 19 प्लस 10 इज़ 29 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 5 sin x, यार ये तो आना चाहिए, तो बहुत बच्चों वाला हो गया, मतलब ये तो 10th में पूछना चाहिए, 10th में पूछते हैं भाई, बताओ, ये तो फ्री के नंबर है, ठीक है भाई। कैसे करोगे, साइन की वैल्यू आप ऐसे लिख दो, sin x इज इक्वल टू 3/5, फिर एक ट्रायंगल बनाते थे आप, याद है, साइन इज इक्वल टू p/h होता है, मतलब ये 3 परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर विल बी 16, सो बेस विल बी 4, सो बेस आ गया आपका 4,
सो आपका जब बेस आ गया 4 तो आप यहाँ लिख दोगे बेस इज इक्वल टू 4। आपको चाहिए क्या, सेक थीटा। सेक एक्स मतलब सेक एक्स इज़ बेस अपॉन, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा होता है ना। हाँ, सो हाइपोटेन्यूस कितना है आपका 5 अपॉन बेस 4, ठीक है। और 10x क्या होता है, p बाई बी, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर 3/4, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब बस कुछ नहीं करना, अब तो सॉल्व है बस। 5/4 प्लस 3/4, तो थोड़ा गलती कर रहा हूँ क्या मैं, b बाई h बाई बी 10x इज इक्वल टू 3/4। हाँ ठीक तो है, 2 और नीचे 8 यानी 1/4 इज योर आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 5 माइनस 3 डेट इज़ 2, और नीचे हो जाएगा 5 प्लस 3 डेट इज़ 8, डेट इज़ 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ जो भी करोगे आप इधर उधर करके 4 से 4 कैंसिल होना है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस, ये है भाई क्वेश्चन, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन। ये भी कैसे करोगे, साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लगा दोगे बस, और कुछ नहीं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, आई होप यार ये लैग ना हो रहा हो, प्लस कॉस ए साइन बी इंटू ए, साइन बी, ठीक है, माइनस इसको अलग से रखना, ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा कॉस 45 डिग्री कॉस थीटा माइनस साइन 45 डिग्री साइन थीटा, ठीक है, साइन 45 डिग्री साइन थीटा, हाँ कॉस 45 कॉस ए कॉस बी, हाँ ठीक तो है सब कुछ, कुछ कट क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस 45 साइन थीटा, कट नहीं रहा है यार कुछ। द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये तो यार इजी क्वेश्चन है, कैसे हो कैसे नहीं रहा। ओके ओके ओके, वैल्यूज़ डाल दूँ क्या, तो ये 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा माइनस 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा, ठीक है। अब हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, ज़ीरो है भाई आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भैया 10a माइनस 10b इज इक्वल टू एक्स, कॉट बी माइनस कॉट ए इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस बी। देखो यार ये क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल, आपकी जो भी एग्जाम्पलर है, कोई भी हेल्प बुक आप यूज़ करते हो सब में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का भी वे है। तो आपको गिवन क्या है, 10a माइनस 10b इज इक्वल टू एक्स गिवन है, और आपको कॉट b माइनस कॉट a इज इक्वल टू वाई गिवन है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 10b माइनस 1/10a इज इक्वल टू वाई, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेना, 10a माइनस 10b, एलसीएम लेना सबको आता है ना, बता दूँ, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमीटर आपस में, ओके। तो ये हो जाएगा 10b इंटू 10a इज इक्वल टू वाई। अब ये आपको फार्मूला दिख रहा है 10a माइनस बी का, ठीक है, तो ये पूरा फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो 10a, नहीं अभी नहीं दिख रहा, सॉरी नहीं दिख रहा 1 नहीं है ना, हाँ। तो ये आपका फार्मूला तो नहीं दिख रहा, 10b इंटू 10a की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से ही है, मैं ऊपर देखो यहाँ पे लिख कर रहा हूँ, सो 10a माइनस 10b इज़ नथिंग बट x ओनली, ठीक है, यहाँ से देख लो x सही है, तो ये लिख देता हूँ x इज़ अपॉन वाई इज इक्वल टू 10a इंटू 10b। तो यहाँ से हमारे पास 10a इंटू 10b की वैल्यू आ गई, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, y को नीचे लिया और 10b और 10a को उस तरफ लिया, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारा, उसके बाद इसको मिटाते हैं, और अब हम निकालेंगे इसको, देखो आपको फाइंड करना है ना कॉट a माइनस बी, इसको मैं ऐसे लिख दूँ
नीचे लिख रहा हूँ 1/10a-b लिख दूँ, और नीचे मैं 1/10a-b का फार्मूला लगा दूँ। 10a-b का फार्मूला क्या होता है? 10a-10b अपॉन में 1 + 10a-10b। ठीक है, सबको पता है ये फार्मूला। अभी सबसे ऊपर चला जाएगा 1 + 10a-10b, और नीचे क्या रह गया? 10a-10b। ठीक है, अब 1 + 10a-10b इज़ 1/x/y, और नीचे x। ठीक है, क्योंकि 10a-10b इज़ x ओनली, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ये लिखी x। ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y + x/y × x। ठीक है, अब क्या करो, अब दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, वाई एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग जैसे ही आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 1/x + 1/y इज़ योर फाइनल आंसर। कहाँ है भाई? ये रहा डी। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने आई होप गलती की होगी। देखो ये क्वेश्चन, देखो f(x) आपका है x³ - 1/x³। ठीक है, निकालना क्या है? f(x) + f(1/x)। तो देखो अगर f(x) ये है तो आपका f(1/x) क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? 1/x का होल क्यूब माइनस 1/1/x का होल क्यूब। ठीक है, अब बस इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये 1³ दैट इज़ 1, x का क्यूब नीचे, माइनस 1/1/x³। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x³, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका f(1/x). ठीक है, अभी मैं बताता हूँ बच्चों ने क्या करा होगा, पहले मैं आंसर निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका f(1/x), और ये है आपका f(x), तो दोनों को प्लस करो, तो दिस कैंसिल 0 0। ठीक है, बच्चों ने क्या करा होगा? बहुत बच्चों ने करा होगा, कॉमन मिस्टेक है, f(1/x) को आपने ऐसे लिख दिया होगा। जैसे ही आपने ये लिखा, बच्चे आपका आंसर हो गया गलत, और इसको सॉल्व करने चले गए होंगे। ठीक है, अब इसका आंसर पता है क्या आएगा? 1/x⁻⁶ - 1, और इन 2 में x³। इसको सॉल्व करने चले गए होंगे। ठीक है, तो ये गलती करी होगी, लेकिन ये सिंपल था। ठीक है, इसका आंसर है 0। सॉल्व करके मैंने आपको बता ही दिया है, कंफ्यूज ना होना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, f(x) = f(x) = 2x² + 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, द एलिमेंट S ऑफ द डोमेन विच हैज़ इमेज। अच्छा, डोमेन बताना है जिसकी इमेज है 35। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, मतलब जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि डोमेन को आप हमेशा ऐसे इंटरप्रेट करो, प्री इमेज। ठीक है, और रेंज को इमेज। ठीक है, तो y वैल्यूज़ को हम ना इमेज बोलते हैं। अभी मेरे पास पूरा डेप्थ में जाने का टाइम नहीं है, और x की वैल्यूज़ को हम प्री इमेज बोलते हैं, और यहीं से आप डोमेन और रेंज आगे निकालते हो। ठीक है, तो जब आपको इमेज बोल रहा है 35, तो उसकी प्री इमेज आपको बतानी है। ठीक है, मतलब उसका डोमेन बताना है। तो भैया y में डालो 35 = 2x² + 3, 35 - 3 दैट इज़ 32 = 2x², x² विल बी 16, x की वैल्यू +-4, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं x की। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना डी मत कर देना, ये डी जो है ना, ये डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको, डी ये इंटरवल है, ओपन ब्रैकेट का इंटरवल। इसका आंसर है आपका 3 2 1 0 ऐसा है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये -4 to 4 है, लेकिन ध्यान रखना ये नीचे जो है ना, ये इंटरवल की फॉर्म में है। आपको वैल्यूज़ पूछनी है, तो मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 है आपका 5 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ। देखो इसका आंसर पता है क्या है? 5 का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब कुछ। यूनिवर्स का इंटरसेक्शन ए के साथ, दैट इज़ नथिंग बट ए। ठीक है, बहुत बच्चों ने 5 मारा होगा, जैसे जिस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है उसने भी 5 करा है। ये आपका गलत हो गया है आंसर। क्यों? क्योंकि देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज यूनिवर्स, और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज 5। ये 2 चीज़ याद रखो, और इस लॉजिकली भी देखो ना यार, 5 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं।
ठीक है, मुझे उस सेट में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट यानी कुछ भी नहीं का उल्टा सब कुछ, सब कुछ मतलब यूनिवर्स, ठीक है। और यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं, यूनिवर्स का मतलब होता है सब कुछ, तो सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, तो मतलब फाई। तो यहाँ आपका आंसर है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज़ यूनिवर्स का कॉम्प्लीमेंट और ए, और यूनिवर्स और ए का कॉम्प्लीमेंट ये यूनिवर्स है और ये ए है, जिसका अगर दोनों का इंटरसेक्शन करोगे आप तो ए ही होगा आपका आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का है, जो हम देखो जब आप क्लास 10 में थे तो सोशल साइंस में भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे, तो मैथ्स में भी डाल दिया। तो इसका तो पहले मैं दिखा देता हूँ भैया। ये सेट रिलेशन ऑन ए है, रिलेशन ऑन ए का मतलब उसका डोमेन और को डोमेन जो है दोनों ए है, ठीक है। डिफाइंड बाय ए बी वेयर बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो ए आपके पास जो सेट है वो आपका ये एक 1 2 3 4 एंड 6 है, और ये भी जा रहा है ए पे, तो इसका जो सेट बनेगा आपका, ठीक है, वो उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या होंगे 1, क्योंकि 1 इज़ डिविजिबल बाय, सो 1 तो सबसे डिविजिबल होगा ना। 2, 1 यार ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, चलो ठीक है, अब कोई नहीं। 3, 4, 1 5, 1, ठीक है। उसके बाद और होगा 2, 2 3, 3 सॉरी 5, 1 क्यों लिख दिया, तो है नहीं, 6, 1। उसके बाद ये हो जाएगा 4, 4 और ये हो जाएगा 6, 6 और कुछ, और ये भी होगा ना 4, 2 भी होगा एक एलिमेंट, और 6, 2 भी होगा और 6, 3 भी होगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए भैया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स हो गए। ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल, तो रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इस, देखो ये रिलेशन तो ये है। सो देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप ए क्रॉस ए निकालोगे ना, उसका कोई भी सबसेट रिलेशन होगा, तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट ही है, ठीक है। तो जब ए क्रॉस ए का सबसेट है नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसका डोमेन रेंज भी आप लिख सकते हो। डोमेन मतलब प्री इमेज, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका प्री इमेज होता है, ठीक है। तो डोमेन मतलब प्री इमेज और रेंज मतलब आपका सेकेंड एलिमेंट। तो भैया इसका एक मिनट रुको, पहले तो डोमेन लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। और रेंज इसका लिख देते हैं 1, सेकेंड एलिमेंट देखो 2, 3, 4 एंड 6 वो भी आ रहा है। तो रेंज और डोमेन तो हमारे पास सेम है। अब पढ़ते हैं इसका असर्शन और रीजनिंग। असर्शन है द रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म इज 6, 3, मतलब रिलेशन आपके पास ये गिवन है भाई 6, 3, 6, 2 एंड 4, 2 ये रिलेशन है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज़ 1, 2, 3, 4, 6। देखो यहाँ पे ना थोड़ा मैं डाउट में हूँ। देखो अगर ये डोमेन एंड रेंज पूछा है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, तो ये रीजनिंग सही है, ये रीजनिंग सही है। लेकिन अगर इस असर्शन का डोमेन और रेंज पूछा है तो असर्शन का रिलेशन तो है ये, देखो 6, 3, 6, 2 एंड 4, 2 रिलेशन है, क्योंकि देखो ये 3 डिवाइड करेगा 6 को, 2 डिवाइड करेगा 6 को और 2 डिवाइड करेगा 4 को, तो ये रिलेशन तो है क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो रिलेशन है, तो असर्शन ट्रू है। डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज़ 1, 2, 3, 4, 6। ये जो डोमेन और रेंज है ये क्वेश्चन के डोमेन और रेंज है, लेकिन असर्शन जो आपको गिवन है उसकी डोमेन और रेंज क्या है, उसकी डोमेन है आपकी 6 एंड 4 और रेंज है 3 एंड 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर इज़ 1, 2, 3, 4, 6। अगर तो देखो आपकी टीचर क्या करेक्ट करेगी, मेरे हिसाब से तो रीजनिंग इज़ ट्रू, सॉरी रीजनिंग इज़ फॉल्स, असर्शन इज़ ट्रू, तो आपको लिखना था यहाँ पे, क्योंकि ये जो रीजनिंग दी है ना, ये असर्शन का अगर आप देखोगे तो डोमेन और रेंज तो नहीं है, क्योंकि असर्शन की डोमेन और रेंज ये रही 6, 4 इज़ डोमेन एंड 3, 2 इज़ रेंज, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन की डोमेन और रेंज के हिसाब से पूछा है तो बिल्कुल करेक्ट है रीजनिंग भी, क्योंकि क्वेश्चन की डोमेन और रेंज तो ये है। तो देख लेना भाई आपकी टीचर क्या कहेगी कि
किसको सही मानेगी? मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, assertion एक रिलेशन तो है, is true because it is a relation, it is a subset of A cross A. Reasoning of assertion is false क्योंकि reasoning of assertion 6,4 इज़ डोमेन एंड 3,2 इज़ रेंज, लेकिन गिवन जो गिव दिया है वो क्या है 1 2 3 4 6, ठीक है। रीजनिंग ऑफ असर्शन इज़ फॉल्स, मेरे हिसाब से ये है। रीजनिंग ऑफ क्वेश्चन इज़ ट्रू। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वो उसका डोमेन और रेंज 1 2 3 4 6 है, ठीक है। तो मुझे भी बता देना आपके टीचर ने क्या करेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगेन यहाँ पे क्या है, द सेट 1 4 9, एक सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 4 9। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 16 होगा, फिर उसके बाद 25 होगा, फिर उसके बाद 36 होगा, ठीक है। 49 64 81 एंड देन 100 होगा आपके पास। और ये रोस्टर फॉर्म में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में इस x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n लाइज बिटवीन 1 and 10, ठीक है। ओके, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब होता है भैया नॉट इम्पॉर्टेंट, लिख लो नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वो कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में, मतलब ये जो रोस्टर फॉर्म ये है, इसमें अगर मैं ऑर्डर इधर उधर कर दूँ तो क्या ये ऑर्डर जो है इसका ये इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या ये ट्रू है? मतलब इस ऑर्डर में लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, पहले बताओ। अगर मैं ऐसे लिखता इसको 1 ऑर्डर इधर उधर करके 81 दिन फिर मैं 25 लिखता, तो क्या आप इसको पकड़ पाते कि ये 1 to 10 के स्क्वायर्स हैं, ठीक है? शायद नहीं पकड़ पाते। तो ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने इसको ऑर्डर में देखा ना 1 4 9, तो मुझे पता लग गया कि ये जो है n स्क्वायर है, मतलब वेयर n लाइज बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो ऑर्डर तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऑर्डर इज़ इमटेरियल, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। तो रीजनिंग इज़ अगेन फॉल्स, एसर्शन इज़ ट्रू, ठीक है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए किसी भी सेट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता वैसे इन जनरल, लेकिन पर्टिकुलर इस सेट का अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगेन जनरली तो सेट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप चाहे किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स को इधर उधर कर भी दो। देखो किसी भी सेट के अंदर, मान लो ये कोई सेट है रैंडम 1 2 3, अगर मैं इस सेट को ऐसे भी लिख दूँ ए को 2 1 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है, तो एसर्शन इज़ ट्रू, रीजनिंग इज़ फॉल्स। तो दोनों का आंसर मेरे ख्याल से सेम ही है, ठीक है। अगेन एक नया टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपके टीचर इसके अलावा कोई और आंसर बताती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। यार इक्वल सेट्स का मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन ही किया, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इज सेम, नहीं सेम तो क्या, हाँ सेम इज सेम, मतलब एग्जांपल से समझो यार। जैसे मान लो ये है 1 2 3 एक सेट है, तो बी में अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना इसको 2 1 3, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और एलिमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वल सेट्स हैं, ओके। लेकिन यहाँ भी 1 2 3 है, तो यहाँ भी 1 2 3 की ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 है तो 2 1 3 ही है यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वल सेट है। ये नहीं कि ये 1 2 3 है और आप लिख दो यहाँ पे 3 4 5, ऐसा नहीं होगा। ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट है। दोनों में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, प्लीज़ सुन लो दोबारा से। एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ठीक है, तो वो इक्वल सेट्स है। लेकिन अगर एलिमेंट से सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, जैसे यहाँ पे ये, तो ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक है। हमें इक्वल पूछा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो सेट बनाते हैं पहले। ए सेट है आपके 0 गिवन है, बी आपको कह रहा है कि भाई एक्स 3 से छोटा 6 से बड़ा, एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन है, 6 से बड़ा 3 से छोटा, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो मतलब बी सेट आपका 5 है, नल सेट है। सी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 5 मतलब, और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी एक्स की वैल्यू 5 एंड -5, ठीक है। तो ये आपका सेट डी है। और ई क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर लो, 3 5 ज़ा,
तो x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। -3 को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल, ओके। तो दोनों में इक्वल सेट क्या है भैया? हाँ, इक्वल सेट है, एक तो देखो एक c है और एक e है, तो c एंड e आर इक्वल सेट्स बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रीजनिंग बोला है भाई उसने, गिव रीजंस बोला है, तो रीजनिंग में आपको ये लिखना है कि देखो c के पास भी 5 है, e के पास भी 5 है, ठीक है। अब ये मत लिख देना कि d और c मत लिख देना, क्योंकि देखो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, d के बाद एक्स्ट्रा 5 है, सॉरी -5 है, ठीक है। तो c और e आर इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भैया टू फाइनाइट सेट्स हैव a and b two finite sets a and b have m and k elements respectively in the ratio of cardinal numbers of the power set of a to cardinal number of the power set of b is 64:1 and number of elements of a plus number of elements of b is equal to 12, then find the values of m and k। देखो इजी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपने प्रैक्टिस किए भी होंगे। देखो एक सेट है जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, और दूसरा सेट है b जिसमें k नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये mth है और ये kth है, ठीक है। पावर सेट क्या हो जाएगा? a का पावर सेट 2 की पावर m, क्योंकि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और मैंने आपको शायद पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले दूसरे में, कि पावर सेट का मतलब होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी सेट का पावर सेट हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m, ठीक है। तो पावर सेट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। देखो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्ली, पावर सेट ऑफ a में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 2 की पावर m होंगे, ठीक है, यहाँ से देखो। और पावर सेट ऑफ b में आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 2 की पावर k होंगे, ठीक है। और वो कह रहा है कार्डिनैलिटी, मैं तो आपको बताया ना कार्डिनैलिटी मतलब क्वांटिटी, इसलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला। सो कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ a इज़ 2 की पावर m एंड कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ b इज़ 2 की पावर k, ओके। इस इन दोनों का रेशो जो गिवन है वो 64:1 है। 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर k इज इक्वल टू 64/1 गिवन है, बस आपको ये सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स इन पावर आपको आता है। 2 की पावर m माइनस k इज इक्वल टू 64, समझ पा रहे हो आप? अरे यार इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 2 देखो जब भी ये बेस सेम होता है ना आपका, ये 2 भी है, यहाँ भी है 2, नीचे भी है, और दोनों की पावर अलग अलग है, तो और ये दोनों न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके m माइनस k की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इज इक्वल टू 12। a में कितने एलिमेंट्स थे? m, b में कितने थे? n, ठीक है, इज इक्वल टू 12, सॉरी k। सो m प्लस k इज इक्वल टू 12 गिवन है। आप देखो यार ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया। m की वैल्यू 9 आ गई, जैसे m की वैल्यू 9 आ गई ये 12 है, तो ये 9 प्लस k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक तो यार मुझे ऐसा कुछ नहीं, हाँ 2-3 क्वेश्चन टफ आए, लेकिन फिर भी जिसने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे ना उसने कर दिया होगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है ना आपका रेंज, तो आप इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसके रेंज आपको पता हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप जिससे भी पढ़ा है तो आपके टीचर ने ज़रूर ये आपको बताया होगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन देखो जिसके रेंज आपको ऑलरेडी पता हो। आपको पता है एक्स स्क्वायर की रेंज आपको पता है, एक्स स्क्वायर का डायग्राम ये होता है। देखो जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं उनको हमेशा ये डीप से क्वेश्चन करवाता हूँ और उन्होंने ये करा भी होगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रेंज क्या होता है? 0 टू इन्फिनिटी। तो आप स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी तक लाइन करता है, बिल्कुल करता है। उसके बाद माइनस करना है, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कराओगे। जब भी आप माइनस को मल्टीप्लाई कराओगे, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि इनइक्वालिटी चेंज कर देना, तो ये इनइक्वालिटी ऐसे घूम जाएगी, इनइक्वालिटी ऐसे घूम जाएगी, माइनस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी ओनली, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस हो जाएगा ना, ओके। अब उसके बाद आप करो 9 प्लस कर दो दोनों तरफ,
9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस इन्फिनिटी में प्लस 9 करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, घबराओ मत। ओके, उसके बाद आप देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ थोड़ा, रीफ्रेम कराया मैंने और कुछ नहीं। एक सेकेंड, ये दोनों तरफ इक्वलिटी क्यों आ गई? एक सेकेंड, ये जब घूमेगा ना, यहाँ से हटेगा, तो ये जब ऐसे घूम जाएगा तो हाँ ठीक है, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? देखो मैंने जब ये गड़बड़ तो क्या है, इनइक्वालिटी का साइन देखना है बस। ये जब ऐसे घूमेगा तो इसके नीचे आएगा ना इक्वालिटी। यार एक मिनट, अब ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने बस इसको वैसे, मतलब इसका मिरर इमेज है यार, वो ऐसे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है भैया, रूट के अंदर डालना है। रूट के अंदर जैसे ही डालोगे ना आप टेंशन मत लो, मैं इसको दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो एज सून एज यू पुट रूट, तो ये नेगेटिव वैल्यू सारी रिजेक्ट हो जाती है, और रूट की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0। तो ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होकर मिनिमम वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएगी 0। ठीक है, ऐसे स्टेप 1, दिस इज 2, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, और ये स्टेप 4 है, और ये स्टेप 5 है। यहाँ तक आ गए? जब आप यहाँ तक आ जाओगे बच्चे, उसके बाद आपको क्या करना है, रूट लगा दो। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट 9 इज़ 3। यहाँ तक आ गए? उसके बाद आपको रेसिप्रोकल करना है। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी का साइन अगेन चेंज होगा। तो मैं इसको अब ऐसे लिख दूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करा है यार, और कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी 1/0। ठीक है, ओके। ठीक है, बस ये रहा आपका आंसर। रेंज इज इक्वल टू 1/3 से लेकर इन्फिनिटी। ये 1/0 भाई इन्फिनिटी होता है, 1/0 इज़ इन्फिनिटी ओनली। ठीक है, तो ये रहा आपका रेंज निकालने का तरीका। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। y इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो। कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू 1/y। ओके, स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। ओके, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये 9 माइनस वाई 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी होल अंडर रूट 9 माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू ही निकालनी है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, ऑल दी y वैल्यूज़ फॉर विच x इज डिफाइंड। तो क्या करोगे अब, रूट के अंदर पॉजिटिव चाहिए, तो 9 माइनस 1/y स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने ये कर लिया उसके बाद तो बस क्या ही है, इसको 0 करना है ना, तो आप इसको एक काम करो, ऐसे कर लो, या तो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको तो सही। आप पहले यहाँ एलसीएम ले लो। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब y की वैल्यूज़ के साथ ही खेलना है आपको। कैसे खेलोगे, देखो डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर है वो भी। ठीक है, तो मतलब नीचे y ही है। ठीक है, ओके, या आप इसको 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ओके 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 ओके, तो नीचे y, नीचे y आ गया। ओके, उसके बाद आपको करना ये है कि y कभी भी 0 नहीं हो सकता नीचे, बाकी सब तो चलेगा। इसका इंटरसेक्शन ऊपर वाले के साथ करना है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ऊपर वाले के
साथ करना है। कैसे करोगे, देखो इधर, हाँ, 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 वाई स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो और 1 को आप ऐसे लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप इसको ऐसे करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, ओके। उसके बाद आप करोगे, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना आता है। दोनों का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो। इसको बताते हैं 2 मिनट के लिए, ओके। तो अब जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इंटरसेक्शन दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि कभी भी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों ही पॉजिटिव हो। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 इंटरसेक्शन y इज़ उसके बाद हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा आपका -1/3 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/3। अब आपको शायद दिख रहा होगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल, और ये कह रहा है 1/3 से बड़ी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा है बीच में, यही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी। और ये मैंने पहले केस से भी आपको निकाल के दिखाया था ना, का 1/3 से लेकर इन्फिनिटी इज़ योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। सो हमने फिनिश कर दिया आई थिंक सेक्शन नंबर बी तक या सी, मेरे ख्याल से सेक्शन नंबर बी। और आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 20 ऑनवर्ड्स, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ तक जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनका आंसर एक बार आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।